हेलो स्टूडेंट्स, गोल्डन रेस कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग अपने आज के सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट की वीडियोज़ में सिंथेसिस पर चर्चा कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, सीख रहे थे वाक्य को जोड़ना। उसी क्रम में आज हम लोग नया तरीका सीखेंगे। अभी तक हम लोगों ने 3-4 तरीके सीखे हैं। नंबर 1 सबसे पहले सीखा था पार्टिसिपल की सहायता से दो साधारण वाक्यों को जोड़ना। उसके बाद में सीखा था इन्फिनेटिव की सहायता से दो साधारण वाक्यों को जोड़ना। और उसके बाद में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा दो साधारण वाक्यों को जोड़ना। तो आज का हमारा टॉपिक है टू कंबाइन टू और more simple sentences into a simple sentence by using a preposition with noun or gerund। तो जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, हेडिंग है आपकी टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंस, मतलब जोड़ना है आपको दो या अधिक साधारण वाक्यों को इनटू अ सिंपल सेंटेंस, एक साधारण वाक्य में, बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन विद नाउन और जीरंड। मतलब एक प्रीपोजिशन का आपको प्रयोग करना है, ठीक है। और वो किसके साथ में, या तो नाउन हो या फिर जीरंड। पहले प्रीपोजिशन लिखा जाएगा, उसके साथ में एक नाउन या फिर एक जीरंड, ठीक है, वाक्य की परिस्थिति के आधार पर। तो देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने सीखे हैं, पार्टिसिपल का प्रयोग किन वाक्यों में करते थे, एक बार हम लोग रिकॉल करेंगे। जब दो साधारण वाक्यों के सब्जेक्ट एक जैसे हों, या फिर एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बन जाए, तथा दोनों के बीच में समय का कुछ संबंध पाया जाता है, तब हम लोग पार्टिसिपल का प्रयोग करते थे। इन्फिनेटिव का प्रयोग कब कर रहे थे, जब दो साधारण वाक्यों में कारण तथा परिणाम, उद्देश्य आदि का संबंध पाया जाता था, तब हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग करते थे। और पिछली बार हम लोगों ने सीखा था नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को क्या बोलते थे हम लोग, जब मतलब कार्यों के बीच में संबंध हो, ठीक है, लेकिन कर्ता एक जैसे ना हो, ऑब्जेक्ट भी एक जैसे ना हो, सब्जेक्ट भी एक जैसे ना हो, ठीक, समय का भी संबंध ना पाया जाए, तब क्या करते थे हम लोग, पहले होने वाले कार्य के वर्ब को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदलते थे, ठीक है। और वैसे ही क्रम में आज हम लोग क्या सीखेंगे, टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन विद नाउन और जीरंड। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये होता क्या है भाई। दो चीज़ें यहाँ पर आई, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की परिभाषा आप लोगों को पता होनी चाहिए, जैसा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग सीखते हैं। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन वह शब्द होता है दो जो किन्हीं दो शब्दों, अधिकतर यह नाउन को जोड़ा करता है। अच्छा, अब इसका प्रयोग, प्रीपोजिशन का प्रयोग किसके साथ करना है, या तो नाउन के साथ में या जीरंड के साथ में। नाउन की परिभाषा हमको पता है, नाउन क्या होता है, नाउन इज द, जो जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते चले आए हैं, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग और इमोशन। मतलब व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, भावना है आदि के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, ठीक है। फिर हम लोग जब सिंटैक्स पढ़ेंगे तब नाउन पर डिटेल में चर्चा करेंगे, नाउन के काइंड्स, नाउन नंबर, नाउन जेंडर, ठीक है, ढेर सारी चीज़ें हैं इसमें। फिर आता है जीरंड। जीरंड क्या होता है, तो नाउन के बारे में हम लोग जानते हैं, प्रीपोजिशन के बारे में हम लोग जानते हैं, तो जीरंड के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। जीरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर यदि वह नाउन बन जाए, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दें और वह क्या बन जाए, नाउन बन जाए। अर्थात सेंटेंस के लिए, अर्थात सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का कार्य करने लगे, तब उस वर्ब को जीरंड कहा
जाता है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर समझना है, एक बार अगर समझ में आ गया तब कोई दिक्कत नहीं होगी वाक्य को जोड़ने में। बताया गया जीरंड क्या है। देखिए जैसे कि पार्टिसिपल हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें क्या बताया था स्टार्टिंग में, पार्टिसिपल भी क्रिया का रूप होते हैं लेकिन वो एक विशेषण एडजेक्टिव की तरीके से काम करते हैं। और जीरंड में क्या है, इसमें भी आईएनजी लगा रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी लगा रहे थे वर्ब में, है ना। तो भाई इसमें अंतर क्या है, यहाँ पर अगर आईएनजी लगाएंगे तो ये वाक्य के लिए क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है। अच्छा, एक सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट की बात की जाए, मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा है आपके पास में, ठीक है, अगर उसमें सब्जेक्ट की पोजीशन और ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात की जाए, इन दो पोजीशंस पर क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं हम लोग, या तो नाउन लिख सकते हैं, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। ऐसे ही इधर भी कंडीशन है, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। केस अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है। इनके अतिरिक्त हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनके अतिरिक्त लिख सकते हैं हम लोग जीरंड। इनके अतिरिक्त हम लोग जीरंड लिख सकते हैं। ठीक है। मतलब जीरंड भी क्या होता है, क्रिया होती है, लेकिन इसमें आईएनजी लगा देने पर यदि वह वाक्य के लिए सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट का काम करने लगे तो क्या कहलाता है, वो जीरंड कहलाता है। ठीक है। मेन वर्ब नहीं रह जाती है फिर वो। चलिए अब देखिए इसको यूज कैसे करते हैं हम लोग। यदि दो सेंटेंसेस में क्रियाओं के बीच कोई संबंध हो तब जीरंड का प्रयोग करते हैं। तब जीरंड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। मतलब क्रियाओं के बीच में संबंध होना आवश्यक है। अब करेंगे क्या भाई, दो वाक्य हैं हमारे पास, दो क्रियाएं हैं हमारे पास, किसको बदलेंगे किसको नहीं बदलेंगे, इसके लिए आपके पास ये पॉइंट है, बता रहे हैं। इसमें बताया जाएगा कि भाई देखिए दो वाक्य हैं आपके पास, हिंदी निकाल लेनी है, उन दोनों में से जो काम पहले हो रहा हो, ठीक है, जैसे कि हम लोग पार्टिसिपल्स में किया करते थे, उसकी वर्ब को जीरंड में बदलेंगे। ठीक है। और उसके पूर्व कोई उचित प्रीपोजिशन का जरूर प्रयोग करेंगे। एक प्रीपोजिशन लिखेंगे, फिर वर्ब को जीरंड में बदल देंगे और उसके बाद में शेष वाक्य को ऐसे उतार देंगे। ये कंडीशन हो गई। अगर जीरंड में नहीं बन पा रहा है तो उसकी क्रिया को नाउन में बदल लेंगे, प्रीपोजिशन फिर भी लगेगा। चलिए लिखते हैं पॉइंट को। पहले होने वाले कार्य की वर्ब को जीरंड अथवा नाउन में बदलकर उसके पूर्व एक उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। मतलब जो काम पहले हो रहा हो उसके वर्ब को जीरंड में अथवा फिर नाउन में बदल लेना है और फिर उसके पहले एक प्रीपोजिशन लगाना। यहाँ पर हमने शब्द लिखा था उचित प्रीपोजिशन। ठीक। इसको कैसे पहचानेंगे उचित और अनुचित, तो उसके लिए है भाई वाक्यों की, जो वाक्य आपको दिए गए हैं, वाक्यों की परस्पर निर्भरता, मतलब उनमें क्या संबंध है, किस प्रकार से वो एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है। परस्पर निर्भरता के आधार पर प्रीपोजिशन को चुना जाता है। ठीक है। ये तो जानकारी होगी जीरंड के बारे में। फिर से एक बार दोहराते हैं, वर्ब के फर्स्ट पार्ट में आईएनजी लगा देने पर यदि वह नाउन बन जाता है, अर्थात सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का कार्य करने लगता है, उस वर्ब को क्या कहते हैं हम लोग, जीरंड कहते हैं। यहाँ पर याद रखने के लिए आप लोग एक बॉक्स सा बना लेंगे छोटा सा, क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये क्या करें, एक्टिंग एज नाउन। ठीक है। एक्टिंग एज नाउन, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, एक्टिंग एज नाउन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एक्टिंग एज नाउन, तो क्या बन जाएगा वो, जीरंड। ठीक है। याद रखने के लिए आपके लिए। चलिए
तो जीरण की परिभाषा हो गई। अब क्या बताएगा कब यूज़ करते हैं, जब दोनों वाक्यों की क्रियाओं के बीच में कोई निर्भरता हो, कोई संबंध हो, तब हम लोग जीरण का प्रयोग करते हैं। अब कैसे करेंगे, किस वाक्य को जीरण में बदलेंगे, किस वाक्य की वर्ब को जीरण में बदलेंगे, तो बता दिया कि पहले होने वाले कार्य की वर्ब को जीरण में या फिर नाउन में बदल देते हैं और उसके पूर्व कोई उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देते हैं। प्रीपोजिशन कैसे लगाएंगे, वाक्यों को पढ़ेंगे, उनका अनुवाद निकालेंगे, उनकी निर्भरता देखेंगे, तब कोई प्रीपोजिशन हम लोग चुनेंगे। ठीक, और प्रीपोजिशन पर चर्चा हम लोग जब सिंटैक्स पढ़ेंगे, सिंटैक्स ऑफ प्रीपोजिशन, तब डिटेल में चर्चा करेंगे। प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग उनको याद करेंगे, क्या शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ये सारी बातें। तब तक यहाँ पर हम लोग कुछ प्रीपोजिशन मुख्य जो हमारे यूज होते हैं सिंथेसिस में, ठीक है, 2 साधारण वाक्यों को जोड़ने के लिए जो प्रीपोजिशन यूज होते हैं उनको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। यहाँ पर जो भी है 8-10 कुछ मुख्य प्रीपोजिशन। अब जैसे देखिए ये तो कॉमन है, बहुत आपने पढ़े होंगे, जैसे आफ्टर हो गया, आफ्टर माने बाद, समय के लिए है। बिफोर हो गया, बिफोर माने पहले है। नंबर 3 इन स्पाइट ऑफ हो गया, बहुत ज़्यादा यूज होता है ये, इन स्पाइट ऑफ बहुत ज़्यादा यूज होता है। इन स्पाइट ऑफ माने होता है के बावजूद, ठीक है। ये कब यूज होगा, इन स्पाइट ऑफ, जब 2 वाक्यों के बीच में कुछ ऐसा लगे विरोधाभास जैसा, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा हो, मतलब एक काम हुआ और रिजल्ट हमको कुछ और मिलना चाहिए था लेकिन उसका उल्टा परिणाम मिल गया, तब वो लोग इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग ज़्यादातर कर देते हैं। ठीक, अगला आता है हमारा ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ माने होता है के कारण, ठीक, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण। नंबर 5 हम लोग लिख लेते हैं बिसाइड। ये जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं वो लिखा रहा है आपको। बिसाइड माने होता है के पास, और एक होता है बिसाइड्स, इनको साथ ही साथ याद करना चाहिए। बिसाइड्स माने होता है के अलावा, के साथ साथ, के अतिरिक्त, ठीक है। ऐसे ही बहुत ढेर सारे प्रीपोजिशंस हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही यूज होते हैं हमारे मतलब वाक्यों को जोड़ते समय। चलिए अब इन थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल्स पर चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी। एग्जांपल क्या, इसे में प्रैक्टिस भी देख लेंगे, जो हमारे वाक्य या जीरण वाले हैं या फिर नाउन वाले हैं उनके प्रैक्टिस देखते हैं। चलिए पहला वाक्य लेते हैं, जैसे पहला वाक्य लिखा है यहाँ पर हम लोगों ने, किताब से देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसमें, माई ब्रदर इज़ इल। ये आपके एक्सरसाइज का भी वाक्य है 12th क्लास के बच्चों के लिए, एक्सीलेंट वाली बुक जो है जनरल इंग्लिश की, उसमें का है माई ब्रदर इज़ इल। और इसी में दूसरा वाक्य है ही हैज़ ए हाई फीवर, ही हैज़ ए हाई फीवर। ये एग्जाम्पल लेने से फ़ायदा रहेगा कि आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें भी हेल्प मिल जाएगी थोड़ी सी। चलिए देखते हैं भाई, इसकी हिंदी क्या है, माई ब्रदर इज इल, मेरा भाई बीमार है। ही हैज़ अ हाई फीवर, उसके बड़ी तेज़ बुखार है। ठीक, अब देखिए दोनों के कार्यों के बीच, क्रियाओं के बीच में संबंध है ना, भाई बीमार है और क्या बीमार है, क्या बीमारी है, उसको बुखार है। ठीक, तो क्या कहा गया, जो काम पहले हो रहा है उसकी वर्ब को हम लोग जीर्ण में या फिर नाउन में बदल देंगे और उसके साथ में एक उचित प्रीपोजिशन लगा देंगे। ठीक, अब हम लोग जानते हैं जैसे सफरिंग वगैरह जब आता है तो उसके साथ में प्रीपोजिशन क्या लगता है, फ्रॉम लगता है, सफरिंग फ्रॉम फीवर वगैरह, है ना। तो देखिए कंबाइन जब बनेगा हमारा माई ब्रदर इज इल, ठीक है, विद ये लग गया प्रीपोजिशन, और हाई विद अ हाई फीवर। ठीक, ये आपका बन गया इधर का इतना नाउन। ठीक है, ये वाक्य जीरण से नहीं जुड़ा है, ये यूज ऑफ प्रीपोजिशन विद नाउन बन गया, यूज ऑफ प्रीपोजिशन विद नाउन। अगला एग्जांपल देखते हैं, हो सकता है वो जीरण वाला हो। हाँ, ही saw the moon, एक वाक्य है, और दूसरा इसी में है he became glad। he became glad, देखिए he saw the moon, उसने चंद्रमा देखा, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। he became glad, वह खुश हो गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है। दोनों कार्यों के बीच में संबंध है, क्रियाओं के बीच में संबंध है। चंद्रमा देखा तब वो खुश हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करता है, पहले कौन सा काम हुआ हमारा, पहले चंद्रमा देखा, उसके बाद में उसको प्रसन्नता हुई, तो इसकी वर्ब पहले ढूंढेंगे क्या है, सा। ठीक, सा।
अब देखना सा को हम लोग जब जीरंड में बदलेंगे अगर तो क्या बनेगा, सींग, है ना, सींग बनेगा। लेकिन उसके पहले हमको क्या लगाना है, प्रीपोजिशन का भी तो यूज़ करना है। तो यहाँ पर हिंदी क्या निकल रही है, चंद्रमा देखने के बाद वो खुश हुआ, है ना, चंद्रमा देखने के बाद। तो क्या लिखेंगे, बाद की होती है आफ्टर, फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके जीरंड बना लिया। आफ्टर सीइंग द मून ही बिकेम ग्लैड, चंद्रमा देखने के बाद वह खुश हो गया। ठीक, एक आधा और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, चलिए देखें तीसरा एग्जाम्पल कोई अच्छा सा। कोई भी देखते हैं तो सब सिंपल से बन जाएंगे। जैसे कि ये बढ़िया वाक्य, सी मेट एन ओल्ड मैन, सी मेट एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट, इन द स्ट्रीट। आगे ही हैड ए बुक इन हिज हैंड, दूसरा वाक्य है ही हैज़ ए बुक इन हिज हैंड। अब देखिए ये दोनों वाक्य हमको जोड़ने हैं। कह रहा है कि सी मेट एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट, वह एक बूढ़े आदमी से गली में मिली। ही हैज़ ए बुक इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक किताब थी। ही हैज़ ए बुक इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक किताब थी। अब देखो दोनों में से पहले कौन सा काम हो रहा है, बताइए। पहले आदमी मिला है, वह आदमी से मिली है, या फिर उसके हाथ में पहले से किताब थी, किताब थी उसके हाथ में पहले से ही। तो इस वाले वाक्य की वर्ब को हम लोग जीरंड में या फिर नाउन में बदल लेंगे और दूसरे वाले को ऐसे लिख देंगे। वर्ब ढूंढिए भाई, वर्ब क्या है इसमें, ही हैज़ ए बुक इन हिज हैंड। यहाँ पर तो वर्ब तो है ही नहीं, यहाँ पर टू हैव वर्ब हो गई, है ना। टू हैव वर्ब का मतलब होता है किसी के पास कुछ होना या ना होना। हैज़ हैव हैड ही होती है टू हैव वर्ब्स। तो यहाँ पर कह रहे हैं ही हैज़ ए बुक, उसके पास एक किताब थी, इन हिज हैंड, उसके हाथों में। तो इसकी वर्ब तो है ही नहीं, टू हैव वर्ब है, तो क्या करेंगे हम लोग, हैविंग बना लेंगे भाई। या फिर विद लगा देंगे, विद अ बुक इन हिज हैंड। चलिए अगर स्टार्टिंग में ये चीज़ लिखते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पहले वाला लिख लेंगे हम लोग, सी मेट एन ओल्ड मैन, ठीक है, इतना हो गया। इन द स्ट्रीट, ये वाला वाक्य उतार लिया। अगले में क्या करेंगे, विद, विद लगा दिया। प्रीपोजिशन क्या हो गया, विद अ बुक। अब देखिए ये विद के, विद हो गया प्रीपोजिशन, अ बुक हो गया नाउन, विद अ बुक इन हिज हैंड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जितने भी वाक्य होंगे हमारे, उनको हम लोग पहचान करके जो काम पहले हो रहा हो उसके वर्ब को किसमें बदलेंगे, जीरंड में या फिर नाउन में। और उसके पहले उचित प्रीपोजिशन, उचित प्रीपोजिशन जानते हैं ना, दोनों वाक्य की निर्भरता क्या है। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अच्छा ऊपर लिख दें, शायद नीचे दिखेगा नहीं, ऊपर लिख दे रहे हैं। जैसे देखिए नंबर 4, ही वर्कड हार्ड, ठीक, एक वाक्य हो गया। दूसरा है ही कुड नॉट सक्सीड, या फिर ऐसे लगा लो ही कुड नॉट, सिंपल सा पास, ठीक, समझ में आ जाएगा अच्छे से, ही कुड नॉट पास। अब देखिए ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, और ही कुड नॉट पास, वह सफल नहीं हो पाया, ठीक है। अगर भाई इनमें समय का संबंध होता तो पार्टिसिपल से बना देते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो किससे बनेगा ये वाला हमारा, जीरंड या फिर नाउन विद प्रीपोजिशन। अब देखिए पहले कौन सा काम हुआ है बताइए, पहले इसमें से काम उसने कठिन परिश्रम पहले किया या फिर पहले फेल हो गया, सीधी सी बात है। पहले उसने कठिन परिश्रम किया, उसके बाद परीक्षा दी, फिर नहीं पास हो सका, तो काम कौन सा पहले हो रहा है, ये वाला वाक्य जो है हमारा, इसकी क्रिया पहले हो रही है, तो इसकी क्रिया को हम लोग जीरंड में या फिर नाउन में बदल लेंगे। तो चलिए देखिए भाई, वर्क, इसको क्या नाम, वर्क को हम लोग जीरंड में बदल रहे हैं, तो क्या बनेगा, फर्स्ट फॉर्म लिखा, आईएनजी लगा दिया, जीरंड हो गया। लेकिन इसके पहले प्रीपोजिशन भी तो लाना है। अब देखिए हमने बताया था, अभी प्रीपोजिशन लिखा रहे थे तब बताया था कि जब दो वाक्यों के बीच में विरोधाभास जैसा कुछ अनुभव हो रहा हो, तब कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, इन स्पाइट ऑफ। कौन सा, इन स्पाइट ऑफ। तो क्या लगा देंगे इसके पहले, इन स्पाइट ऑफ, मतलब के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ। अब देखिए ये प्रीपोजिशन हो गया, ये आपका जीरंड हो गया, बाकी बचे बचाए वाक्य ऐसे लिख देंगे, ठीक है।
तो अब इस तरीके से जितने वाक्य आएंगे हमारे उसको हम आसानी से बना लेंगे बाय यूजिंग जिरंड और अ नाउन विद प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशन का प्रयोग जरूर करना है, ठीक है। चलिए एक टॉपिक हमारा पूरा हुआ, कौन सा, टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन विद नाउन और जिरंड। तो कुल मिलाकर के हमारे कितने टॉपिक्स हो गए भैया, नंबर 1 पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा, नंबर 2 इन्फिनेटिव के प्रयोग के द्वारा, नंबर 3 कल पढ़ाया था जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा, और इसके बाद में आज जो पढ़ाया हमने ये वाला जिरंड या फिर नाउन। अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, आज ही छोटा सा टॉपिक था तो इसमें हम लोग वो वाला भी देख लेते हैं, इसका नेक्स्ट जो भी है। अच्छा पहले बता दें, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब बाई यूजिंग केस इन एपोजिशन या फिर फ्रेज इन एपोजिशन। चलिए पहले हेडिंग डाले तो फिर समझते हैं इसको। टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग, इसी में जोड़ दे रहे हैं, बाय यूजिंग केस इन एपोजिशन और फ्रेज इन एपोजिशन, ठीक है। अब इसको भी समझेंगे, केस इन एपोजिशन क्या होता है या फिर फ्रेज इन एपोजिशन क्या होता है। देखिए इनमें दोनों में हमको एक शब्द कॉमन मिल रहा है, कौन सा, एपोजिशन, एपोजिशन, ठीक, एपोजिशन। अब केस माने कारक होता है, मतलब कुछ भी लिखा है वो काहे का कारक है, एपोजिशन का। और इसमें फ्रेज, फ्रेज माने क्या होता है, फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश, वाक्यांश मतलब किसी भी वाक्य का अंश लिखा होगा उसको बोलते हैं फ्रेज, ठीक। केस माने होता है कारक, केस माने होता है कारक, ठीक। ये परिभाषा अब बता रहे हैं आपको एपोजिशन किसे बोलते हैं। देखिए एपोजिशन शब्द का मतलब, एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर स्पेलिंग ध्यान से पढ़नी है आपको। यहाँ पर लिखा है APPOSITION, एपोजिशन लिखा है, ओपोजिशन नहीं लिखा है। ओपोजिशन का मतलब होता है खिलाफत करने वाले, ठीक है, अपोजिट से बना है वो अपोजिशन। लेकिन यहाँ पर चर्चा हो रही है अपोजिशन की। तो एपोजिशन क्या होता है, एपोजिशन का मतलब होता है साथ साथ, साइड बाय साइड, समर्थन करना, किसी की बात को समर्थन दे देना, ठीक है, किसी की बात को और ज़्यादा थोड़ी विशेषता बता देना, ये होता है एपोजिशन। तो अब प्रश्न उठता है कि केस इन एपोजिशन या फिर फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं। एक चीज़ और समझ लेनी है, फ्रेज का मतलब वाक्यांश होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक शब्द से तो ज़्यादा ही लिखा होगा, है ना, कम से कम 2 या 2 से अधिक शब्द लिखे होंगे केस इन एपोजिशन में, क्लियर। चलिए अब सीखते हैं। देखिए 2 वाक्यों में, अगर मान लीजिए एक वाक्य में किसी नाउन का जिक्र हुआ, ठीक है, 2 वाक्य आपके पास दे दिए गए हैं, पहले वाक्य में किसी नाउन का जिक्र हुआ है और फिर नेक्स्ट सेंटेंस में अगले वाक्य में उसी नाउन के बारे में किसी बात को लेकर के समर्थन दे दिया गया हो या फिर उसकी विशेषता में कुछ और जोड़ घटा दिया गया हो, तब फिर हम लोग क्या करेंगे, उस जो पहले वाला वाक्य का नाउन था उस नाउन को लिख लेंगे और फिर छोटा सा कॉमा लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद में उस दी हुई विशेषता को या फिर उस दिए हुए समर्थन को नेक्स्ट वाक्य से निकाल करके उसके पास लिख देंगे, फिर कॉमा लगा करके शेष वाक्य को उतार दिया जाएगा। तो जो कॉमा के बीच वाला भाग निकल के आएगा हमारा वो कहलाएगा केस इन एपोजिशन, ठीक है। चलिए थोड़ा सा लिख करके समझाते हैं। एपोजिशन का अर्थ अंग्रेजी में साइड बाय साइड, साइड बाय साइड मतलब साथ साथ, पास में खड़े होना नहीं, साइड बाय साइड होता है। एपोजिशन में किसी नाउन का समर्थन किया जाता है, ठीक है। अब देखिए करेंगे कैसे प्रयोग हम लोग, उसका यूज़ यहाँ पर लिख देते हैं। ये पॉइंट हमारा IMP हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। देखिए क्या करते हैं, 2 वाक्यों में से पहले वाक्य में यदि किसी नाउन का जिक्र किया गया हो तथा अगले वाक्य में
तथा अगले वाक्य में उसी नाउन के विषय में कुछ कहा गया हो तो पहले वाले नाउन को लिखकर एक कॉमा लगाकर दूसरे वाले वाक्य से उस विशेषता को नाउन के पास लिख देते हैं, तब यह केस इन एपोजिशन कहलाता है। केस इन एपोजिशन कहलाता है। अब एक स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये नाउन लिखा है, नाउन के बाद में कॉमा लगा दिया, और मतलब ये नाउन कौन सा है, पहले वाले वाक्य का नाउन है, इसके बाद कॉमा लगा दिया, फिर नेक्स्ट वाक्य से जो विशेषता बताई गई है उसको इन कॉमा के बाद में लिखेंगे और विशेषता खत्म करने के बाद में फिर से कॉमा लगा देंगे और फिर शेष वाक्य लिख दिया जाएगा यहाँ पर प्लस शेष वाक्य। ठीक है, तो ये जो कॉमा के बीच में लिखा हुआ इतना ये हमारा कहलाएगा केस इन एपोजिशन। केस इन एपोजिशन। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से बढ़िया समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल पूरा मिटा दें। एग्जाम्पल मान लीजिए पहला वाक्य है तुलसीदास was the great poet of हिंदी। ठीक, अगला वाक्य है इसमें ही wrote द रामचरित मानस। ठीक, आपके सामने दो वाक्य लिखे हुए हैं और हम लोग अपने नियम के हिसाब से, परिभाषा के हिसाब से देखेंगे। तुलसी, अच्छा एक बात बताइए, अभी तक जो हम लोगों ने सीखे हैं कौन कौन से, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ठीक, यूज ऑफ जीरन, ठीक, इन चार में से क्या कोई लगेगा इसमें? देखिए तुलसीदास सब्जेक्ट हो गए, यहाँ पर ही सब्जेक्ट एक जैसे हो गए, लेकिन क्या इनके भी समय का संबंध है? समय का संबंध तो नहीं है भाई, ग्रेट पोएट थे, ठीक है, हिंदी के, और यहाँ पर रामचरितमानस लिखी, तो समय का तो कोई संबंध नहीं है ना। उद्देश्य का भी संबंध नहीं है कि तुलसीदास जो थे ग्रेट पोएट थे, उनका उद्देश्य रामचरितमानस, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर संबंध भी नहीं है कि हाँ ये जब रामचरितमानस लिख रहे थे तब इनका उद्देश्य था कि नहीं हम हिंदी के बहुत महान कवि बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा उद्देश्य। ठीक है, तो इन्फिनिटिव भी नहीं लगेगा यहाँ पर। ठीक है, अब आती है बात उसकी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की, उसमें भी सेम कंडीशंस होती थी, हमारे कुछ कार्यों के बीच में संबंध हो, तो ऐसा भी नहीं कि यहाँ पर तो केवल जानकारियाँ दी गई हैं कि महान कवि थे और उन्होंने रामचरितमानस लिख दी। ठीक, जब ऐसी कंडीशन है तब देखते हैं हम लोग अपने इस वाली हेडिंग पर आ जाते हैं। टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग केस इन एपोजिशन। क्या बताया गया था? जब पहले वाले वाक्य में किसी नाउन का जिक्र किया गया हो, ठीक है, नाउन तुलसीदास हो गए, और अगले वाले वाक्य में उसी नाउन के विषय में कुछ बताया गया हो, तब फिर क्या करते हैं हम लोग, या फिर उसी वाक्य में, सेम वाक्य में भी हम लोग कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर भी कुछ बताया गया हो, तब क्या करेंगे, उसकी विशेषता को नाउन के पास दो कॉमास के बीच में लिख देंगे और केस इन एपोजिशन बन जाएगा। चलिए बनाते हैं। नाउन लिखेंगे सबसे पहले तुलसीदास, कॉमा लगाया भाई, इनकी विशेषता क्या है? द ग्रेट पोएट ऑफ हिंदी। ठीक, ये ध्यान रखना आपको, विशेषता ही लिखनी है। ठीक है, द ग्रेट पोएट ऑफ हिंदी, ये कॉमा लगाया था, ये कॉमा लगाया था यहाँ पे, दूसरा कॉमा यहाँ पे लगा दिया, ये इतना बीच का भाग क्या बन गया, केस इन एपोजिशन या फिर फ्रेज इन एपोजिशन। अब बचा हुआ वाक्य लिख देंगे। यहाँ पर तुलसीदास पहले लिख चुके हैं तो ही लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट सेम है हमारा। कहाँ पर से उठाएंगे? रोट,
रोट द रामचरितमानस। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जितनी भी ये हॉली बुक्स होती हैं, जैसे रामचरितमानस है, रामायण है, गीता है, भगवत क्या नाम वो बाइबल है, कुरान है, जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं उनके पहले द का प्रयोग अवश्य करते हैं। आर्टिकल से पढ़ाएंगे तब इस चीज़ को क्लियरफाई किया जाएगा। क्लियर। चलिए अब आप आज हम लोगों ने केस इन एपोजिशन और जीरन इन दोनों के माध्यम से साधारण वाक्य को जोड़ करके एक वाक्य बनाना सीखा। इसके एक दो एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। मान लीजिए इसको 1 नंबर होना है, एक और देख लेते हैं कोई अच्छा सा किताब से। इसमें लगभग इसी तरीके ही सारे वाक्य होते हैं। जैसे यही राणा प्रताप वाज अ ब्रेव वॉरियर। राणा प्रताप वाज अ ब्रेव वॉरियर। दूसरा वाक्य इसमें क्या है? ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़। ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़। ठीक है। अब देखिए दो वाक्य हैं आपके सामने। राणा प्रताप वाज द ब्रेव वॉरियर, राणा प्रताप एक ब्रेव माने बहादुर, वॉरियर माने योद्धा थे। ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़, वह मेवाड़ के राजा थे। ठीक, दोनों वाक्य में जानकारी दी गई है। वही हम लोग नियम देखेंगे अपना। एक वाक्य में किसी नाउन का जिक्र हुआ है, ये नाउन का जिक्र हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस में उसी नाउन के विषय में कुछ समर्थन किया गया हो, कुछ अलग से जानकारी जोड़ी गई हो, तब हम लोग केस इन एपोजिशन का प्रयोग करेंगे। भाई सबसे पहले नाउन लिखा जाएगा राणा प्रताप। ठीक, फिर कॉमा लगाएंगे। अब इनकी खासियत देखिए, खासियत क्या क्या है इसमें। नंबर 1 तो ये ब्रेव वॉरियर है ना, ये भी खासियत ही है, बहादुर योद्धा, और ये भी खासियत है द किंग ऑफ मेवाड़। ठीक, तो दोनों में से एक खासियत कोई भी लिख लेंगे। राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़, राणा प्रताप जो कहाँ के राजा थे? मेवाड़ के राजा थे। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब जरूर लेते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब हमारी थी वाज, तो वाज लिख देंगे यहाँ पे। ऊपर भी तो वाज है। ठीक है, वाज आ ब्रेव वॉरियर। क्लियर। ये नाउन लिखा, नाउन के बाद में देखिए ये कॉमा लगाया था, ये कॉमा और ये कॉमा, इन दोनों के बीच इतना भाग हमारा क्या कहलाता है? ये इन दोनों कॉमास के बीच वाला केस इन एपोजिशन या फिर फ्रेज इन एपोजिशन, और बाद में बचा हुआ वाक्य। तो अगर कोई डाउट हो रहा है आपको तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, अपनी समस्याएं बताइए, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। और एक चीज़, जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ा रहे हैं, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, जीरंड और ये आज जो केस इन एपोजिशन, ठीक है, 4-5 आपके जो टॉपिक्स हो गए हैं, इनके सबकी एक्सरसाइज आपको जरूर बनानी है। जो समस्याएं हो रही हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर एक्सरसाइज नहीं बनाएंगे तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। ठीक है, नियम तो किताबों में भी लिखे हैं और भी बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो हमारी कोशिश यही है कि इनको लिख करके पढ़ करके आप एक्सरसाइज जरूर बनाएं, जिससे कि चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए और कभी भूलें भी नहीं आप लोग। ठीक है, ठीक है, तो मेहनत करते रहिए भाई, सफलता पाने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अपने माइंड को थोड़ा सा मोटिवेट रखिएगा और लक्ष्य एक ज़रूर निर्धारित करिए। अभी इस साल और पिछले साल को छोड़ करके पुराने सिलेबस में हमारे 12th में एक पार्ट हुआ करता था, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। बड़ी अच्छी बात बताई गई थी उस लेसन में। द सीक्रेट माने रहस्य, हेल्थ माने स्वास्थ्य, और सक्सेस माने सफलता, और पावर माने शक्ति, मतलब स्वास्थ्य, शक्ति और संपन्नता। ठीक है, इसका आपको रहस्य बताया गया है, और उसका रहस्य बस एक ही बात पे निहित था, क्या? सिंगल माइंडेडनेस टू द एम, मतलब अपने लक्ष्य के लिए आप सिंगल माइंडेड रहिए। ये नहीं इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, नहीं, सारी एनर्जी के साथ में, फुल डिवोशन के साथ में, एकदम से आप फर्म डिटर्मिनेशन के साथ में, मतलब बिल्कुल एकाग्रता, निष्ठा, समर्पण के साथ में अपने लक्ष्य की ओर लग जाइए और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ये बात बिल्कुल 100% सही है कि जब तक कि आप माइंड को, मन को एकाकी नहीं बनाएंगे, मतलब एक लक्ष्य पर केंद्रित नहीं करेंगे, तब तक कि आप पूरी एनर्जी के साथ में उस पर काम नहीं कर सकते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं हैं, अपने लक्ष्य को बनाइए, उस पर कार्य करिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, नॉलेज को गेन करने की कोशिश करिए, और कोशिश करिए जो नॉलेज हम लोग ले रहे हैं वो एकदम बढ़िया, मतलब सही हो। ठीक है, उसमें थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।